हेलो बच्चों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं पांचवा लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसमें हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कि पीरियोडिक फंक्शन का हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, और एक न्यूटन लिबनीज थ्योरम जो है, हालांकि ये वाली चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बोर्ड्स में नहीं है पर JEE मेंस और एडवांस में है। सो न्यूटन लिबनीज थ्योरम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ हेडिंग डालिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमारा हो गया, और इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब हमने फंक्शन में पढ़ ही रखा है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। वो सारे फंक्शंस जो किसी भी टाइम पीरियड के बाद अपना जो नेचर है वो रिपीट करते हैं, बार 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 वही होते रहते हैं, वही का वही नेचर शो करते हैं, उसे हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो इनको जब हमें इंटीग्रेट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी सिंपली ये होती है कि अगर मान लो लेट f(x) बी अ पीरियोडिक फंक्शन, मान रहा हूं कि f(x) जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेट f(x) बी अ पीरियोडिक फंक्शन, और जिसका पीरियड क्या है, t है, विथ पीरियड t। मैं मान लेता हूं कि f(x) मेरा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है t के बराबर। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, वो ये मेरी बोलती है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं f(x) dx का से 0 to nt, तो मैं इसको लिख सकता हूं n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 0 to t। सो ये मेरी दोस्तों पहली प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो मुझे बोलती है वो ये बोलती है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से मेरा इंटीग्रेशन है और यस, मुझे ये बोला जा रहा है, बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही प्रॉपर्टी है। अगर मुझे इस तरह से बोला जा रहा है, अगर मेरा ये इंटीग्रेशन है और मुझे ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि f(x) मेरा मान लो dx आपको निकालना है 0 से nt प्लस अल्फा, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो n टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f(x) dx लिमिट 0 to t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट 0 से लेके अल्फा। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो इस तरीके से है, बिल्कुल देखो ये सारी की सारी मैच्ड प्रॉपर्टी है, मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, आपको बस इसे याद रखनी है। अगर मान लो मुझे f(x) dx कुछ इस तरह से दे रखा है nt से लेके mt तक, है ना। अगर मुझे मान लो इस तरीके से दे रखा है f(x) dx nt से लेके mt तक, इसको मैं लिख सकता हूं m-n इंटू इंटीग्रल ऑफ f(x) dx जीरो टू t। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरी दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी है। और एक और मैं आखिरी आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अगर मान लो मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है कि से इंटीग्रेशन मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, और यहां पे मुझे दे रखा है दोस्तों a प्लस nt से लेके b प्लस nt तक, a प्लस nt से लेके b प्लस nt तक। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ f(x) dx लिमिट a टू b। ठीक है, सो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों इंटीग्रेशन की, और ये चारों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप इन्हें नोट कीजिए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
पीरियडिक फंक्शन पे बेस्ड ये मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं। सो पहला फंक्शन हमको दे रखा है, इंटीग्रेट करना है मुझे मॉड ऑफ साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट दे रखी है 0 से लेके 16π/3। अब इसे किस तरह से करेंगे, तो देखो इसको किस तरीके से करना है दोस्तों। मॉडुलस फंक्शन है तो हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव, और अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, मॉड ऑफ साइन एक्स की, तो मुझे पता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो रहता है इसका पीरियड होता है पाई। तो इसका पीरियड होता है पाई, मतलब हर पाई के बाद वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये वाला फंक्शन जो है इसमें अगर आप लिमिट को ध्यान से देख पा रहे हो तो ये है 0 टू लिमिट 5π + π/3 इनटू मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये मेरी लिमिट है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स लिमिट 0 टू पाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स लिमिट 0 टू π/3। ठीक है, तो 0 टू पाई है तो साइन ऑफ एक्स है, तो चलो मैं साइन एक्स मुझे पता है 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव ही होता है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। 5 मेरा कांस्टेंट है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा पाई से लेके 0 तक, प्लस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा π/3 से लेके 0 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो ये मेरा 5 हो जाएगा cos ऑफ x, cos ऑफ पाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस cos ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos 0, तो माइनस cos 0 इज इक्वल टू अगेन -1। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, यहाँ से मेरा आंसर आ गया 10 प्लस माइनस कॉस एक्स π/3 टू 0, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस π/3, तो माइनस कॉस π/3, कॉस π/3 मेरा 1/2 हो गया, तो माइनस ऑफ 1/2 टू माइनस कॉस 0, कॉस 0 जो हमारा रहेगा वो -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस 1/2, तो 10 प्लस 1/2, सो इसका आंसर हो गया 21/2। ठीक है, सो देखो 21/2 जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, x माइनस बॉक्स ऑफ x इंटू dx लिमिट 0 टू 5। अब अपने को पता होना चाहिए, देखो ये जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना, अपने को फंक्शन का बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए। हमारा फंक्शन जितना स्ट्रांग होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन करने में उतना मजा आएगा। तो यहाँ पे x माइनस बॉक्स x आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 100। और मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो हमें पीरियड मिलता है वो 1 मिलता है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 100 इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा x ही होता है अगर मैं लिमिट डालूं 0 से लेके 1 के बीच। तो इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 100 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और लिमिट हो जाएगी मेरी 1 से लेके 0 के बीच में। तो ये हो गया 100 इंटू 1/2 और मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 50 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, सो ये मेरा आंसर 50 के बराबर आ गया। नेक्स्ट है बॉक्स ऑफ x dx लिमिट n 0 टू n मेरे को न्यूमरेटर में दे रखी है और डिनोमिनेटर में मेरे को दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। किस तरीके से करेंगे इसे, चले अपन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखो ये बॉक्स ऑफ x dx को किस तरह से लिख सकता हूं मैं। बॉक्स ऑफ x dx को मैं लिख सकता हूं, इसको मैं पहले होल को i ले लेता हूं, और बॉक्स ऑफ x dx को मैं लिख सकता हूं 0 टू n x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, लिमिट हो गई 0 से लेके n के बीच में। ठीक है, सो हमें पता है n एक नेचुरल नंबर है तो हम पीरियड तो लगा ही सकते हैं। तो देखो दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं दोस्तों, इसको मैं कुछ इस तरीके से तोड़ रहा हूं। x dx लिमिट 0 टू n माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx लिमिट 0 टू n माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, तो माइनस n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx और लिमिट मेरी यहाँ पे हो जाएगी 0 से लेके 1 अपॉन यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx
और लिमिट मेरी यहाँ पे हो जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में। तो क्या हो जाएगा x dx मेरा हो जाएगा x²/2, ठीक है। लिमिट मेरी हो गई n से लेके 0 माइनस n इंटू x dx मेरा हो जाएगा x²/2। यहाँ पे आप x ही लिखेंगे एक्चुअली, क्योंकि भाई ये मैंने पहले ही इसमें इंटरवल लगा दिया है। तो n इंटू 1/2 है ना, x²/2 हो जाएगा, तो ये मेरा n इंटू 1/2 हो गया अपॉन मेरा क्या यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी मेरा आ गया n/2, ठीक है। सो ये मेरा आंसर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ n²/2 है माइनस n/2 अपॉन n/2 है, तो मैं n/2 को जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं n/2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा n/2 माइनस 1 अपॉन n/2। तो n/2 से n/2 मैंने निपटाया और मुझे जो मिला वो मिला n/2 माइनस 1। तो n/2 माइनस 1 मेरा तीसरे फंक्शन का आंसर आ गया। अब देखो ये तीनों के तीनों फंक्शन में मैंने किया तो इंटीग्रेशन ही, पर हाँ पीरियडिक फंक्शन से उसकी प्रॉपर्टी लगा के इसके जो सवाल है वो बड़े आसान हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस इसके देता हूं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मुझे दे रखा है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और एफ ऑफ एक्स प्लस 6 के बराबर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ टी डी टी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ टी डी टी एक्स प्लस 8 से लेके एक्स तक एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन पीरियडिक फंक्शन का ही है, या एक क्वेश्चन पीरियडिक फंक्शन का ही है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। एक काम करता हूं दोस्तों, मैं ये पहली इक्वेशन में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और यहां पे हम एक काम करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 2 से। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x प्लस 2 से, तो मेरा देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो ये पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं मिलाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 गया और मुझे मिल गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8। तो एफ ऑफ एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के बराबर हो गया, और ये मेरा अगर हो गया तो x से लेके x प्लस 8, मतलब ये पीरियडिक फंक्शन है, जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की रहेगी वही एफ ऑफ एक्स प्लस 8 की रहेगी। तो यहाँ पे जो भी मुझे फंक्शन मिलेगा उसमें जो ये वाली वैल्यू रहेगी वही इसके बराबर रहेगी। तो मान लेते हैं कि इसका फंक्शन कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं कि एफ ऑफ टी डी टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। इसमें मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट डालूंगा तो इट विल कम आउट टू बी सेम। सो इसका आंसर 0 होगा, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। बात समझ में आई दोस्तों? तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है मुझे, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स लिमिट 0 to 100 पाई। वेल इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि इसको स्प्लिट करके आप कर सकते हो, पर दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरा तरीका ये है कि हमको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स इसका जो पीरियड रहता है वो π/2 रहता है, और अगर इसका पीरियड π/2 रहता है तो मैं दूसरे तरीके से आपको करके बता रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 200 इंटू लिमिट 0 to π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, और इसके बाद अगर हम इसको लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 200 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे π/2 to 0, और हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई तो देखो साइन π/2 माइनस कॉस π/2 हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 हो जाएगा -1। तो 1 माइनस -1, तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों 400। सो इस तरीके से हम ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसे भी कर सकते हैं। तीसरा वाला इंटीग्रेशन देखो दोस्तों, तीसरा वाला भी बिल्कुल टफ नहीं है।
तीसरे वाले में मुझे क्या दे रखा है, e रेज टू पावर 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है e रेज टू पावर 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ लिमिट वही रहेगी 0 to 10 dx। अब हमें पता होना चाहिए e रेज टू पावर 2x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है और यहाँ पे पीरियड 1/2 के बराबर। और अगर यहाँ पे पीरियड 1/2 के बराबर है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं 20 टाइम्स e रेज टू पावर 2x इंटू dx लिमिट 0 to 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखूंगा तो देखते हैं, इसको इंटीग्रेट अब कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 इंटू ई रेज टू पावर 2x/2, और यहाँ हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, दैट इज 1/2 to 0। तो ये मेरे पास मिल जाएगा 10 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 0, दैट इज 1। तो इट इज इक्वल टू 10 इंटू ई माइनस 1। ठीक है, सो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, सो ये दोस्तों कुछ एक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए पीरियडिक फंक्शन पे बेस्ड। इसके बाद हम शुरू करेंगे, आप इसे नोट करो, इसके बाद फिर हम लिबनीज थ्योरम जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी चीज देखते हैं, न्यूटन लिबनीज थ्योरम। तो ये आप लिख लीजिए, न्यूटन लिबनीज रूल या न्यूटन लिबनीज थ्योरम, और इसका मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। न्यूटन लिबनीज थ्योरम, व्हाट डज द न्यूटन लिबनीज थ्योरम सेज। ये न्यूटन लिबनीज थ्योरम बोलता है कि अगर मान लो f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, f अगर मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन है a to b में, और ux और vx दो फंक्शन है, एंड ux एंड vx आर ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, and u and vx are also continuous and differentiable function whose value lies in close interval a to b। उनकी वैल्यू क्लोज इंटरवल a to b में लाई करती है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt, या अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ f t dt, एंड लिमिट मेरी जो होए वो मान लो अगर इस तरीके से दे रखी है vx इंटू ux विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरीके से चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, एफ टी डी टी लिमिट vx टू ux मुझे दे रखी है और विथ रिस्पेक्ट टू x में डिवीजन करता हूँ, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों होगा f ऑफ vx, है ना, मतलब f और t की जगह मैं vx डाल दूंगा, इंटू v डैश x माइनस f ऑफ ux इंटू u डैश x, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ ux इंटू u डैश x। ठीक है, तो ये मेरा होता है न्यूटन लिबनीज थ्योरम। अब ये ऐसी चीज है जिसको हम सीधे के सीधे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, 1/log t dt ये मुझे दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन मुझे बोल रखा है कि मैंने इसका इंटीग्रेशन किया x क्यूब से लेके x स्क्वायर तक, और फिर मुझसे पूछा है कि फाइंड dy बाय dx। तो आपको अगर dy बाय dx इस फंक्शन का निकालना है, अगर मान लो ये y दे रखा है और अगर आपको इसका dy बाय dx निकालना है, तो आप इसको सिंपली न्यूटन लिबनीज थ्योरम से निकाल सकते हो। तो dy बाय dx क्या होगा भैया, dy बाय dx होगा f ऑफ vx, तो log ऑफ t में t को आप x क्यूब डाल दो, तो ये मेरा हो जाएगा 1/log ऑफ x क्यूब। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस f ऑफ vx, vx मेरा क्या है 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/log ऑफ x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये मेरा दोस्तों आंसर आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 1/log x क्यूब को लिखा जा सकता है 3 log x माइनस 2x अपॉन 2 log x। ठीक है, तो 2 2 7 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन
log x। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, बड़ा आसान है। तो आप इसे नोट करो दोस्तों, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो दोस्तों आगे हमें ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक मुझे दे रखा है फंक्शन इस तरीके से कि टी स्क्वायर एफ टी डी टी लिमिट 1 टू साइन एक्स, ये मेरा 1 माइनस साइन एक्स के बराबर है और x की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बराबर है। तो आपको f ऑफ 1/√3 जो है वो फाइंड करना है। सो किस तरीके से हम करेंगे? देखो यहाँ पे अगर मुझे इस इंटीग्रेशन से छुटकारा पाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं न्यूटन लिबनीज रूल लगाऊं। तो मैं न्यूटन लिबनीज रूल लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एफ ऑफ 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस साइन ऑफ x दैट इज साइन स्क्वायर x इंटू एफ ऑफ साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा cos x के बराबर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x के बराबर। ठीक है, तो ये माइनस cos x के बराबर हो गया और ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो f ऑफ साइन x जो है cos x से cos x मैंने कैंसिल कर दिया LHS RHS में ऊपर वाली स्टेप में, तो f ऑफ साइन x मेरा हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है, f ऑफ 1/√3, तो साइन x को 1/√3 रख दो भाई। तो f ऑफ साइन x को मैंने 1/√3 रखा, मुझे उससे मतलब नहीं है कि x क्या होगा। सो साइन x को मैंने रख दिया है 1/√3, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 1/√3 मेरा हो गया 3 के बराबर। सो ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों, प्रश्न क्रमांक ये जो पहला दे रखा है इसका। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, एक f r टू r है, ये मुझे बोल रखा है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहाँ पे f ऑफ 2 मुझे 6 दे रखा है, f'2 मुझे ठीक है 48 दे रखा है, और मुझसे पूछी हुई है लिमिट इस चीज की कि 4 ऑफ टी क्यूब अपॉन x माइनस 2 इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन f(x) से 6 तक आपको निकालना है। वेल अगर हमें इस तरीके से करना है तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज ध्यान में होनी चाहिए, क्या कि यार इसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करें। यहाँ पे लॉपिटल रूल हम लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाएंगे दोस्तों तो 1 अपॉन x माइनस 2 यूं भी मेरा कांस्टेंट है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मैं लॉपिटल रूल लगाऊंगा तो न्यूमरेटर में मेरा लॉपिटल रूल लगेगा, और न्यूमरेटर में अगर मेरा ये लॉपिटल रूल लगता है तो मैं न्यूटन लिबनीज थ्योरम से इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन, अच्छा ये मेरा क्या बोलते ऊपर वाला साइड है, नीचे में करूंगा तो 4 इंटू 6 का होल क्यूब इंटू 6 का डिफरेंशिएशन जो कि मेरा 0 ही हो जाएगा, तो उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, अपॉन x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन मेरा 1 के बराबर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया 4 इंटू एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। तो x टेंडिंग टू मुझे 0 रखना है, तो f ऑफ 2 मेरा 6 हो गया, तो f ऑफ 2 मेरा 6 हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा हो जाएगा 1/48 के बराबर। ठीक है, अब बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6 8 ज़ा 48 और यस ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, तो मेरा आंसर इसमें आ गया दोस्तों 18। तो इस तरीके से न्यूटन लिबनीज पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चंस और मैं आपके लिए छाट के लाया हूं। तो एक क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt इंटू रूट 1 प्लस 90 स्क्वायर लिमिट y टू 0 और d2y बाई dx स्क्वायर मुझे ay के बराबर बोल रखा है, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करें इसको, LHS और RHS में सबसे पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा दोस्तों dx बाई dy, ठीक है, और ये मेरा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे बस पहले इंटीग्रेट करना होगा तो y को डालना होगा, और अगर मैं y को डालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही होगा और 0 0 हो जाएगा।
तो इस तरीके से मेरा ये क्या हो गया, मैं इस तरह से मेरा dy बाय डी एक्स मेरा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर. दिस इज वॉट माई dy बाय डी एक्स इज. अब मुझे क्या करना है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है. तो इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ dy बाय डी एक्स ऑफ dx. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको देखो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मुझे ऑब्वियस सी बात है इसको y से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं d ऑफ dy बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dy. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx बाय dy. ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको कर देता हूं. तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा. तो इट इज इक्वल टू 1/2 रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, और 9y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 18y, और इंटू 1/dy बाय डी एक्स. 1/dy बाय डी एक्स हो जाएगा यस dy बाय डी एक्स. तो dx बाय dy मेरा इसके बराबर था. dy बाय कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यस dy बाय डी एक्स को मैं लिख सकता हूं 1/dx बाय dy. ओके, तो इसको मुझे dy बाय डी एक्स से मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली. तो मल्टीप्लाई बाय dy बाय डी एक्स मेरा हो जाएगा रूट 1 प्लस 9 स्क्वायर. तो ये मेरा हो जाएगा रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, और रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर गया, ये भी गया. तो ये मेरा आ गया 9y के बराबर. ये मेरा 9y के बराबर आ गया. तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा आ गया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया मेरा ay के बराबर, है ना. और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा ay के बराबर आ गया. तो मतलब 9y इज इक्वल टू माई ay. तो a इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो a जो है वो हमारा 9 के बराबर आ जाएगा. बात समझ में आई. सो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है. इसी तरीके से दोस्तों देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है. क्या दे रखा है, मुझे बोल रखा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी. एक में लिमिट साइन स्क्वायर एक्स से 1/8 और दूसरे में लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स से 1/8 दे रखी है. और मुझसे बोला है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, मतलब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये बोल रखा है. तो वेल सबसे पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी तो होना ये चाहिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैं स्ट्रेट लाइन मानूं तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए. पर मुझे दे रखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब y कांस्टेंट है, मतलब dy बाय डी एक्स मेरा 0 होना चाहिए. तो ठीक है, मैं dy बाय डी एक्स जरा देख लेता हूं क्या आएगा इसका. तो अगर मैं इसका dy बाय डी एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin x cos x. ठीक है, प्लस ये नीचे जो 1/8 है वो तो मेरा 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी और कॉस स्क्वायर एक्स. तो अगर मैं यहाँ पे रूट कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मेरा एक्चुअली में ये x आएगा. ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, इसको अभी डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स. ठीक है, वेल हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. तो dy बाय डी एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया. अगर मेरा dy बाय डी एक्स 0 के बराबर हो गया मतलब ये है कि ये जो y है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है. अब मुझसे क्या बोल रखा है कि आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. तो वेल मैं कुछ भी ले लेता हूं. उसे मैंने लिया x इज इक्वल टू π/4. अगर मैं x इज इक्वल टू π/4 ले लूं, अब मैंने π/4 ही क्यों लिया उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि π/4 डालने पे मेरी अपर लिमिट दोनों की सेम हो जाएगी. तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे y को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ π/4 जो कि 1/2 है और 2 1/8 है, और इसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी इंटू डी टी
तो साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी, ये मेरा पाई बाय 2 के बराबर हो गया। तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू डी टी, और यहाँ पे आप लिमिट लगा देंगे 1/2 से लेके 1/8। तो ये मेरा हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 4/8 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8, और मेरा आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 16। ठीक है, सो ये मेरा 3 पाई बाय 16 जो है वो आंसर आ गया। सो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस थे पीरियोडिक फंक्शन और न्यूटन लिबनीज थ्योरम पे बेस्ड, और मैं इसी के साथ आज का जो 5वां लेक्चर है वो खत्म कर रहा हूं। छठा लेक्चर आने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, उससे पहले मैं एरिया अंडर कर्व्स के जो लेक्चर्स हैं वो रिलीज करूंगा। ठीक है, क्योंकि छठे लेक्चर में मुझे एक इनइक्वालिटी वाला पार्ट बताना है और लास्ट ईयर के जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है वो अपने को करना है। तो एरिया अंडर कर्व हो सकता है इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करें। सो पढ़ते रहो, अच्छे से समझते रहो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।